So, okay, as we covered the first portion of chemotherapeutic drugs, सेलवाल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, और वहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो क्लासिफाई कर रहे होते हैं जो एंटीबायोटिक्स को, जो ड्रग्स को, वो इस तरीके से कर रहे होते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सेल वाल को जो इनहिबिट कर रहे होते हैं उसकी सिंथेसिस को, उसको हमने अलग से क्लासिफाई किया था। अब हम करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, उसके बाद हम वो करेंगे न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर्स। सबसे पहले क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑब्वियस सी बात है हमने करनी है। क्योंकि हमें इससे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन भी समझ आ जाता है और हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी ड्रग्स हमारे पास वास्ट रेंज पे कवर कर रही हैं बैक्टीरियाज़ को। जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वो ज़्यादा बैक्टीरियाज़ की कवरेज ले रही होती हैं। इसी वजह से हम लोग अगर टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली देखते हैं, क्योंकि उनके जो किलिंग पार्ट है वो ज़्यादा बैक्टीरियाज़ के लिए है। ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग देखें नैरो स्पेक्ट्रम, तो हमारे पास ये जो स्ट्रेप्टोग्रामिन्स वगैरह हैं, लिंकोसेमाइड है, तो ये इन बड़ी कोई पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसको ये किलिंग पार्ट होती है जिनके लिए। ठीक है, ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास ये आ रहा होता है कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, ऑब्वियसली करना है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, लेकिन इसमें ये है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा करके लिखा हुआ है, क्योंकि जो आगे ड्रग्स हैं उनके सेपरेट मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन नहीं दिए हुए। जैसे कि हमने पढ़े थे सेल वाल सिंथेसिस इनहिबिटर में, यहाँ पे थोड़ा सा इकट्ठा लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके सेपरेट लिख सकते हैं या फिर आप ड्रग्स के साथ लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा आसान अल्फाज में बता देती हूँ कि क्या होता है। अब आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस किस तरीके से होती थी। हमारे पास सबसे पहले रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। नॉर्मली आप लोग सेकेंड ईयर में जेनेटिक्स में पढ़ के आए हो। ठीक है, रेप्लिकेशन में के बाद हमारे पास क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारे पास ट्रांसलेशन हो रही होती है। सबसे पहले रेप्लिकेशन में जो हमारा आरएनए था वो डुप्लीकेट हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन आती है उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आरएनए की बन रही होती हैं। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। और हमारे पास ट्रांसलेशन में क्या होता है कि उन्हीं जो हमारे पास आरएनएज होते हैं उससे हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। ठीक है, और आपको पता था वहाँ पे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता था, फिर वो हमारे पास कोड्स वगैरह आते थे। तो वो सारी कहानी आप सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हो। तो टू बेसिकली कट आ स्टोरी शॉर्ट, इसके जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि हमारे पास सबसे पहले ड्रग है जो हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखी है, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का एक्शन ये होता है कि ये हमें पता है कि राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है 50 सब यूनिट्स, एक होता है 30 सब यूनिट्स। टेट्रासाइक्लिन हमारे पास क्या करती है, ये 30S पे जाके बाइंड कर जाती है। ठीक है, जब 30S पे जाके बाइंड कर जाएगी तो हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए होता है ना। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए होता है। बाइट से ट्रांसफ़र आरएनए ने आना होना है। ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए ने आके अटैच होना होता है इस पोजीशन पे, जिसकी वजह से आगे से फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जब आपके पास यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन अटैच हो जाएगी 30S सब यूनिट पे, तो वो क्या करेगी, ट्रांसफ़र आरएनए को यहाँ पे आके अटैच नहीं होने देगी। जब यहाँ पे आके अटैच नहीं होगी वो अपना कोड लेके आएगा जो कि मैसेंजर आरएनए डीकोड करेगा। लेकिन क्योंकि वो अटैच नहीं होगा तो हमारे पास वो कोड, कोडिंग, नॉन कोडिंग, इन कोडिंग जो भी प्रोसेस होता है वो नहीं होगा। तो इसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स नहीं बनेंगे, अमाइनो एसिड्स आके अटैच नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। आपको पता है ना कि ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो लेके आ रहा होता है अमाइनो एसिड्स, तो वो नहीं अटैच होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास बाकी जो ड्रग्स हैं जैसे क्लोरामफेनिकोल थी। अब क्लोरामफेनिकोल क्या करती है, उसका भी सेम एक्शन होता है, लेकिन वो क्या करता है कि जो 50S की सब यूनिट होता है उसकी साइड पे बाइंड करके ट्रांसफ़र आरएनए को मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच नहीं होने देता। ठीक है, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड्स की बाइंडिंग नहीं होती, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। इसी तरह जो मैक्रोलाइड्स हैं, क्लिंडामाइसिन है, इनका भी एज इट इज़ एक्शन क्लोरामफेनिकोल की तरह होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाता है एग्जिट और इनिशिएशन। ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं कि हमारे पास जो एग्जिट आ रहा होता है, एग्जिट में कौन से प्रोसेसेस आएंगे और इनिशिएशन में कौन सी ड्रग्स आएंगी। अब इनिशिएशन, यू नो वेल कि इनिशिएशन में हमारे पास कौन सी आ रहा होता है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है। ठीक है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को जो ब्लॉक कर देती है वो ड्रग होती है लिंजोलिड। ठीक है, अब ये ड्रग ब्लॉक कर देगी, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जिट था, तो जो एग्जिट होता है ना, एग्जिट हमारे पास करी होती है
एक ड्रग होती है स्ट्रेप्टोग्रामिन जो एग्जिट को ब्लॉक कर रही होती है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। बाकी आप यहाँ से रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी। फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्लोरामफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन्स, जो हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स आ रही होती हैं। इसमें हम लोग करें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पे है जी टेट्रासाइक्लिन, बाद में है क्लोरामफेनिकोल। पहले है, ये शायद पुराना एडिशन है आपकी बुक्स में, पहले टेट्रासाइक्लिन होगी और देन क्लोरामफेनिकोल होगी। खैर एनीवेज टेट्रासाइक्लिन, अच्छा जी, क्लोरामफेनिकोल में हमने करना है, हमारे पास आ जाती है इसके जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास आ रही होती है इसके टॉक्सिसिटीज़ इसका यूक्यू है। ये आपने करना है और बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसकी जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी है वो कोई इतनी खास कभी प्रॉफ में नहीं आई हुई, लेकिन स्टिल आपने क्लिनिकल यूजेस इसके करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ये है हमारे पास एसिटाइल ट्रांसफरेज का ये कॉन्सेप्ट होता है कैट एंजाइम का। तो बेसिकली कैट एंजाइम्स के से रिलेट करके भी वो क्लोरामफेनिकोल का मैकेनिज्म पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये यूक्यू है। टेट्रासाइक्लिन में क्लिनिकल यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉफ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने करना ही करना है। ओके, उसके बाद हमारे पास टॉक्सिसिटीज़ आ रही होती हैं। टेट्रासाइक्लिन, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, हर ड्रग की टॉक्सिसिटीज़ प्रॉफ में नहीं आती, लेकिन इसकी जो टॉक्सिसिटीज़ हैं ये भी यूक्यू है, पूछते होते हैं। अब वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी मतलब ऑटोटॉक्सिसिटी आ रही होती है। फोटोसेंसिटिविटी का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है बोनी स्ट्रक्चर वगैरह के आ जाता है कि बच्चों में या प्रेगनेंसी में हम लोग इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है टेट्रासाइक्लिन। क्यों? क्योंकि इसका बोनी स्ट्रक्चर्स पे इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से अगर प्रेग्नेंट लेडी को देंगे तो उसके जो न्यू बॉर्न होगा उसमें ये इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखें तो हमारे पास रीनल में हमारे पास आ रहा होता है फनकोनी सिंड्रोम। मैं आपको एक दफ़ा हाईलाइट करके बता देती हूँ। ये जी है जी आपके पास फनकोनी सिंड्रोम, ये भी एक एमसीक्यूज पॉइंट है। और इसी तरह जीआईटी डिस्टर्बेंसेस वगैरह हैं। मैक्रोलाइड्स की जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है ये इतनी खास नहीं पूछते, रीड कर लीजिएगा आप, ठीक है, जो याद रहे कर लीजिएगा। क्लिनिकल यूजेस वो एरिथ्रोमाइसिन के बहुत इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंटली आस्क यूक्यू है। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन की हमारे पास जो टॉक्सिसिटीज़ है वो भी यूक्यू आता होता है। डायरेक्ट मैक्रोलाइड का नहीं पूछते, वो एरिथ्रोमाइसिन का पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें और इसके अलावा इसमें एक जो है एमसीक्यूज होता है कि ये हमारे पास अक्यूट कोलिसिस्टिक हेपेटाइटिस कराता है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। और अच्छा जी, अगर हम लोग आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं, ये आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, जस्ट रीड, ठीक है। क्लिंडामाइसिन इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके आपको क्लिनिकल यूजेस और टॉक्सिसिटीज़ आनी चाहिए। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स लिंजोलेटिस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है, दैट्स ऑल। क्योंकि इतनी ज़्यादा ड्रग्स आपके एंड पे कंपाइल हो जाएंगी, आपको नहीं याद रहेंगी। तो आप पहले उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जो आप लोगों के लिए प्रॉफ ओरिएंटेड चीज़ें हैं। ओके, अगर आगे हमारे पास टेबल है तो टेबल जब आप अंदर से पढ़ लेंगे तो आपको टेबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो दैट्स ऑल।